मैं दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि कानून द्वारा निश्चित किए गए भारत के विधान का सच्चे मन से वफादार रहूंगा और मैं अपने कर्तव्य के अनुसार भारत की स्थायी सेना में ईमानदारी और सच्चे मन से सेवा करूंगा और जहां कहीं मुझे पृथ्वी, समुद्र या हवा के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति की और उस अफसर की जो मेरे ऊपर नियुक्त किया जाए सब आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन भी बलिदान करना पड़े। जय हिंद। पास करना है कि बेटा, और इसी तरीके से मेहनत करना है आपने। हमारी रेजिमेंट ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स युद्ध में अपने रण कौशल और बहादुरी के लिए जानी जाती है और शांति काल में भी हम ड्रिल, डिसिप्लिन और टर्नआउट के लिए मशहूर हैं। इन मुद्दों को हासिल करने के लिए हम पूरे देश भर से अच्छे कद काठी वाले और तगड़े जवान भर्ती करते हैं। हम रेजिमेंटल सेंटर में उनको वेपन ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्विमिंग और ड्रिल आदि की कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ की ट्रेनिंग से हम अपने जवानों को इतना सक्षम बनाते हैं कि वो चाहे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया हो, रेतीले इलाके हों, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हों या किसी भी तरीके के ऑपरेशंस हों, उसमें हर कार्रवाई को करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। हमारी इस कड़ी ट्रेनिंग का ही नतीजा है कि इस रेजिमेंट को आज तक 10 बैटल ऑनर और थिएटर ऑनर से नवाजा गया है। अनेकों बटालियंस इस रेजिमेंट की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यूनिट साइटेशन प्राप्त कर चुकी है। हमारी ही रेजिमेंट एक ऐसी रेजिमेंट है जिसकी तमाम 14 बटालियंस ने 1971 के युद्ध के अंदर भाग लिया था। हमारी रेजिमेंट का प्रत्येक चिन्ह गरुड़ है जो हमें ऊंची उड़ान भरने और दुश्मन को बिना मौका दिए हुए प्रहार करने की शिक्षा देता है। जय गरुड़। स्वतंत्रता के बाद ये पहली ऐसी रेजिमेंट है जिसमें भारत के सभी जाति वर्गों का समावेश किया गया। अहिंदी क्षेत्र में जन्मे मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के 4 प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर के रिक्रूट्स जिन्हें हिंदी बोलना तो दूर रहा, वे हिंदी समझ भी नहीं सकते हैं। इन रिक्रूट्स को राष्ट्रीय भाषा हिंदी बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाया जाता है। इसके तहत ट्रेनिंग के 0 वीक में हिंदी कैटेगरी परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के आधार पर रिक्रूट्स को हिंदी व अहिंदी श्रेणी में बांट दिया जाता है और अहिंदी श्रेणी के रिक्रूट्स के लिए अतिरिक्त हिंदी कक्षाएं चलाई जाती हैं, क्योंकि सेना में सबसे अधिक बोली और प्रयोग में लानी जाने वाली भाषा हिंदी का ज्ञान सैनिक प्रशिक्षण की पहली सीढ़ी है। अलग अलग वातावरण, खान पान और रहन सहन से आने वाले जवानों को सुडौल और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने हेतु उनको शारीरिक मापदंड में ढाला जाता है, जिसके अंतर्गत उन्हें धीरे धीरे दौड़ना, सैंड ट्रैक पर दौड़ना, शारीरिक अभ्यास जैसे बीम, पुशअप, रस्सी पर चढ़ना, बीम में टो टचिंग और लगभग 2.5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। ट्रेनिंग के सबसे ज़रूरी हिस्सों में से एक है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि BPET, जिसे कराए जाते वक्त हर रिक्रूट में वो जज्बा और जोश देखा जा सकता है जिससे वो ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के नज़दीक से नज़दीक जाकर उसे बर्बाद करने की क्षमता रखता है। ट्रेनिंग में बहाया गया पसीना युद्ध में रक्त बचाता है। एक रिक्रूट के लिए उसकी शारीरिक क्षमता सबसे इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि सारे काम इसी के साथ मिले जुले होते हैं। जब एक रिक्रूट हमारे पास आता है शुरुआत में, उसके मांसपेशी, उसके हड्डी, उसके हृदय, उसके फेफड़े इतना डेवलप नहीं हुआ होता है जितना एक सिपाही के लिए ज़रूरत है। इसी के लिए हम ट्रेनिंग के दौरान, फिज़िकल ट्रेनिंग के दौरान उसको धीरे धीरे डेवलप कराते हैं। शुरुआत में हम उसको थोड़े दिन के लिए पैदल चलाते हैं, जिसके पैरों के जो मांसपेशी हैं वो तंदुरुस्त हो जाए, और उसी के साथ साथ हम उसको धीरे धीरे सैंड ट्रैक में चलाते हैं और उसके बाद दौड़ाना शुरू करते हैं, हल्के हल्के दौड़ाना, तो जिससे उसके हृदय और उसके फेफड़े तैयार हो जाएं। तो जैसे इसकी क्षमता बढ़ जाता है, उसके बाद हम उसके बाकी कार्रवाई जो सिपाही के लिए ज़रूरत है वो सब चीज़ें उसके फिज़िकल ट्रेनिंग में कराते हैं। जैसे कि अनआर्म्ड कॉम्बैट, उसके लिए तो उसका फिटनेस लेवल ऊंचे स्तर का होना चाहिए, उसके बाद इसको स्किल वगैरह सिखाते हैं। उसी तरीके से ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, जब ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग सिखाते हैं तो उस समय पर एक रिक्रूट का फिजिकल फिटनेस ऑलमोस्ट सबसे ऊंचे लेवल पर होता है। उसी तरीके से हम स्विमिंग भी कराते हैं। तो इन सब चीज़ों धीरे धीरे एक लेवल हासिल कर देते हैं, उसके बाद ये रिक्रूट से सिपाही बनने के लिए तैयार होता है। रिक्रूट्स की 19 सप्ताह की ट्रेनिंग के बाद एडवांस ट्रेनिंग के दौरान सैनिक सिखलाई और सैनिक गतिविधियों में सबसे अधिक ज़रूरत जिस सिखलाई की होती है वो है मैप रीडिंग, जिसकी जानकारी के बिना कोई भी सैनिक कार्यवाही असंभव है। दुश्मन के सम्मुख गोला बारूद खत्म होने पर भी एक नेडर गार्ड्समैन अपने धैर्य और साहस को बरकरार रखते हुए बेयोनेट द्वारा कई दुश्मनों पर भारी पड़ता है। भारतीय जवान को आपातकालीन स्थिति में हवा, जमीन और पानी के रास्ते जाना पड़ सकता है, जिसकी तैयारी में तैराकी की सिखलाई निहायत ज़रूरी है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स में देश के हर कोने से लड़के आते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र से लड़के होते हैं जिन्होंने कभी नदी या तालाब नहीं देखे होंगे। ऐसे लड़कों के लिए तैराकी के अलग अलग अवस्थाएं, जिनमें ट्यूब तथा रस्सी का सहारा लेकर उनका डर दूर करना, धीरे धीरे तैरना सीखना, एक अच्छा तैराक बनना और किसी डूबते हुए साथी या व्यक्ति को बचाना सिखाया जाता है। भारतीय सेना का मोटो नाम, नमक और निशान, जिसके लिए सेना का हर सैनिक हर वक्त मर मिटने के लिए तैयार रहता है। इन 3 शब्दों के सार को इन रिक्रूट्स के जहन में इस ट्रेनिंग के दौरान उतारा जाता है। सिविल से आने वाले युवक जो हथियार और गोला बारूद से अनभिज्ञ होते हैं, सेना में आते ही उनका सामना उनके जाती हथियार से कराया जाता है, जिसमें हथियार को खोलना, जोड़ना और उसका कारगर ढंग से इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। और एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य हासिल करना इस ट्रेनिंग का मुख्य मुद्दा है। ट्रेनिंग का उद्देश्य एक रिक्रूट को युद्ध के लिए तैयार करना होता है। हम यहाँ ट्रेनिंग में एक रिक्रूट को फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पीटी, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री और बॉक्सिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और फिजिकल ट्रेनिंग के द्वारा ही एक रिक्रूट को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। ट्रेनिंग के आखिरी में हम इसको प्रैक्टिस की क्लास चलाते हैं, और 34th वीक में जैसे आप देख रहे हैं अभी बैटल इनोकुलेशन हो रहा है। इस दौरान हूबहू जैसे युद्ध में
जो कार्रवाई होती है, जो माहौल होता है, वो क्रिएट किया जाता है। एक रिक्रूट का पूरा ड्यूरेशन ट्रेनिंग का 38 वीक का होता है और आखिर में पासिंग आउट परेड होकर वो अपनी नेक्स्ट पे पैटर्न में जाता है। हम इस 38 वीक में उसको एक बहुत ही नीडर, बहादुर और अपनी पलटन में जगह लेने के लिए पूरी कार्रवाई सिखाते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं, ये रिक्रूट माइनफील्ड क्रॉस कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान इनको इस प्रकार से माइनफील्ड मिला जाएगा और माइनफील्ड में क्या गतिविधि होती है उसके अभ्यास अभी चल रहा है। इसके बाद रिक्रूट बाहर निकलकर धावा करेंगे एनिमी के डिफेंस के ऊपर। आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि इस समय स्मोक का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ में ही जो बाकी आर्टिलरी जो शेल्स होते हैं उसका प्रयोग भी डमी के तौर पर बताया जा रहा है। युद्ध में जीत के लिए जरूरी है दुश्मन को बर्बाद करने के साथ साथ खुद की भी सुरक्षा करना। इन रिक्रूट्स को जमीन और मौसम के अनुसार खुद को ढालकर दुश्मन के बारे में जानकारी हासिल कर उसे अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाना सिखाया जाता है। देश का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र या तो रेगिस्तान है या फिर पहाड़ी। जरूरी है कि युद्ध के समय साधनों की कमी होने पर अपना हथियार, गोला बारूद और जरूरत का सामान मीलों दूर तक ले जाया जाए। यही चीज रूट मार्च में सिखाई जाती है। छत्तीस सप्ताह के सैनिक प्रशिक्षण की समाप्ति से पहले यूनिट परिसर से दूर जंगल में टेंट लगाकर युद्ध में सामने आने वाली कठिनाइयों से निपटने हेतु दी जाने वाली ट्रेनिंग के लिए जंगल कैंप की व्यवस्था की जाती है। इस कैंप में डेमो, फायरिंग, स्केप एंड एविएशन, मैप रीडिंग, सीमित सामान और बर्तनों में खाना बनाना, अपने हथियार और युद्ध में काम आने वाले सामान के साथ 40 किलोमीटर की दूरी दिए हुए समय में तय करना, जिनमें टीम स्पिरिट और सहनशक्ति का मादा सिखलाया जाता है, इस कैंप के मुख्य हिस्से हैं। 34 सप्ताहों की ट्रेनिंग के अंत में जोश, जज्बा और टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा उदाहरण है जोश रन प्रतियोगिता। लड़ाई में एक जगह से दूसरी जगह कैंप बदलना और खुद खाना बनाकर युद्ध अभ्यास, डिफेंस और दुश्मन के करीब से करीब जाकर उनमें डर पैदा करना, अपने ट्रुप्स का हौसला बढ़ाना, दुश्मन को बर्बाद करने की सिखलाई और रिक्रूट्स ट्रेनिंग का निचोड़, यही है जोश रन। सेना में वेतन के साथ साथ रहने की व्यवस्था, खाना, कैंटीन, मेडिकल सुविधा और क्लोथिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। आश्रितों के लिए मेडिकल, कैंटीन और उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसका जीतता जागता उदाहरण भारतीय सेना है, जिसमें देश के हर कोने तथा प्रत्येक जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग आते हैं। सेना में प्रत्येक त्योहार एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के मनाया जाता है, जिसमें होली सेना का सबसे मनोरंजन, एकजुटता और आपसी प्रेम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारी संस्कृति की धरोहर है, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रदेशों के नृत्य और संगीत के अतिरिक्त मनोरंजन भी शामिल है। इन कार्यक्रमों द्वारा आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द की भावना जगाई जाती है। एक नवयुवक जो घर से दूर अनुकूल परिस्थितियों में सेवा करता है, उनके मानसिक तनाव को कम करने की चेष्टा भी इन कार्यक्रमों द्वारा की जाती है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ट्रेनिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है गेम्स। रिक्रूट्स में शारीरिक तंदुरुस्ती, मनोरंजन, टीम स्पिरिट और कंपनी तथा बटालियन की जीत के लिए जूझने की प्रेरणा जागृत करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है।
सैनिक गतिविधियों में ग्रह, उपग्रह और तारों की अहम भूमिका है, जिनकी सहायता से हमें दिशा के निर्धारण में मदद मिलती है। अतः रिक्रूट्स को तारामंडल की उपयोगिता एवं चंद्रमा की कलाओं की सिखलाई दी जाती है। रात के समय दुश्मन के नज़दीक जाने, अपने ठिकाने बदली करने, एक जगह से दूसरी जगह जाने और अन्य सैनिक गतिविधियों के लिए दुश्मन की नज़र से बचने के लिए तारों का सहारा लेकर कार्यवाही की जाती है। जैसे जैसे तकनीक ने विकास किया है, प्राचीन परंपरा को छोड़कर, जैसे धूप में अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर फायरिंग रेंज पर फायर और अभ्यास करने के बजाय सुसज्जित बंद कमरे में नवीनतम हथियारों द्वारा अचूक फायर की क्षमता हासिल कराई जाती है। चलती हालत में दुश्मन पर अचूक निशानेबाजी में दक्षता हासिल करने के लिए हिट एंड मिस तकनीक के माध्यम से रिक्रूट्स को सिखलाई दी जाती है। इस तकनीक में अभ्यास करने के बाद एक गार्ड्समैन चलायमान टारगेट पर अचूक निशाना लगाने में सक्षम बन जाता है। एक सिविलियन बच्चे के सेना भर्ती होने पर सेना की बुनियाद अर्थात ड्रिल की सिखलाई दी जाती है, जिसके अंतर्गत एक जैसी वर्दी पहनना, एक जैसा चलना फिरना, संयम रखना और हुक्म मानने का मादा पैदा करना है। ड्रिल की सिखलाई से एक सिविलियन के व्यक्तित्व में निखार लाकर उसे एक अनुशासित एवं चुस्त सैनिक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बातचीत करने का तरीका, एक ट्रुप में एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका तथा अपने उच्च ओहदेदार को सम्मान देते हुए सैल्यूट करना सिखाया जाता है। हथियार के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देना, गार्ड माउंटिंग तथा सेरेमोनियल परेड इस सिखलाई के अहम हिस्से हैं। 36 सप्ताह की कठिन शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण पूर्ण करने पर जब रिक्रूट गार्ड्समैन बनने से पहले पासिंग आउट परेड में भाग लेता है और अंतिम पग पार करने पर एक सफल गार्ड्समैन बन जाता है, इस गौरवमयी क्षण के साक्षी इन गार्ड्समैन के अभिभावकों को परेड के मुख्य अतिथि द्वारा गौरव पदक से सम्मानित किया जाता है। भारत के सच्चे सपूत और वीर योद्धा नायक जदुनाथ सिंह, 4 गार्ड्स और लांसनायक एल्बर्ट इक्का, 14 गार्ड्स, जिन्होंने क्रमशः सन 1948 और सन 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान अद्भुत साहस, वीरता और त्याग का प्रदर्शन करने के लिए वीरता के सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज़ादी के बाद ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स ने कई युद्धों और आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में भाग लिया, जिसके लिए ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को 10 बैटल ऑनर्स मिल चुके हैं, जो इस प्रकार के हैं। 1948 नौशेरो और गुरेज, 1965 गदरा रोड और वर्की, 1971 शिंगो रिवर वैली, सिलहट, हिल्ली, अखौरा और गंगा सागर। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स को युद्ध के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन करने के लिए 10 थिएटर ऑनर मिल चुके हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है। 1965 में 3 गार्ड्स और 5 गार्ड्स, 1971 4 गार्ड्स, 5 गार्ड्स, 7 गार्ड्स, 8 गार्ड्स, 9 गार्ड्स, 11 गार्ड्स, 12 गार्ड्स और 14 गार्ड्स। भारतीय सेना ही देश की एक ऐसी संस्था है जिसमें जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई भर्ती हेतु रियायत नहीं दी जाती है। इसी धर्म निरपेक्षता को मद्देनजर रखते हुए सेना में सर्वधर्म स्थल की व्यवस्था है, जिसमें सभी धर्म के जवान एक साथ एक छत के नीचे बिना किसी भेदभाव के अपने अपने आराध्य देवता की पूजा करते हैं, जो कि अनेकता में एकता का परिचायक है। ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की स्थापना ब्रिटिश गार्ड्स की तर्ज पर तत्कालीन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर द्वारा सन 1949 में की गई, जिसमें भारत के सभी जाति वर्गों का समावेश किया गया। जहां शांति काल के दौरान गार्ड्स रेजिमेंट का कर्तव्य है ड्रिल, अनुशासन, टर्नआउट और चुस्ती के मामले में उच्च प्रदर्शन करना, वहीं लड़ाई के दौरान अद्वितीय साहस और वीरता का परिचय देकर शानदार उदाहरण प्रस्तुत करना।
इसका उदाहरण है ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स की पारंपरिक और रंगारंग वेशभूषा में सुसज्जित इन रिक्रूट्स द्वारा दीक्षांत परेड की एक झलक। रेजिमेंट बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन पर धीमी चाल से चलते हुए अंतिम पग को पार करके अमर शहीदों से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए गार्ड्समैन अपनी कर्मभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। गार्ड्स रेजिमेंट के सीनियर अधिकारियों की संस्तुति के पश्चात सन 1949 में रेजिमेंट के जन्मदाता फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा ने खड़े रूप में पंख फैलाए गरुड़ पक्षी को ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का प्रतीक चिन्ह स्वीकार किया। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है जो कि राक्षसों का नाशक माना जाता है। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए कहा था कि सभी पक्षियों में श्रेष्ठ पक्षी मैं गरुड़ हूँ। निडर सिपाही गार्ड्स के हम रक्षक हिंदुस्तान के इस गरुड़ गान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के जवान अपने पूर्वजों के शौर्य और पराक्रम को याद करते हुए देश पर मिटने की संकल्प लेते हैं और अपने पूर्वजों द्वारा जीते हुए युद्धों और उनमें प्राप्त अलंकरणों से प्रेरणा लेकर उस परिपाटी को आगे भी बरकरार रखने की प्रेरणा हासिल करते हैं। गार्ड्स ब्रिगेड द्वारा अपनाया गया युद्ध घोष वॉर क्राई गरुड़ का हूँ बोल प्यारे, जिसका अर्थ है कि हम भगवान विष्णु के प्रहारक वाहन गरुड़ से संबंध रखते हैं, जो बड़ी फुर्ती और चतुराई से दुश्मन पर सटीक वार कर उसका अंत कर देता है। लड़ाई के दौरान इस युद्ध घोष से दुश्मन की सेना का मनोबल एकदम टूट जाता है।